22 तारीख से जो माहौल बिगड़ा, 7 तारीख के बाद से वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है और लगातार एस्केलेट हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट सिचुएशन की कि अभी 22 तारीख से लेके अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उसका मिलिट्री एस्पेक्ट, एस्केलेशन लेडर किस तरफ को चल रही है और आगे क्या हो सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि 22 अप्रैल को टीआरएफ नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रैक्टिकली लश्कर तोयबा का ही एक हिस्सा है, उसने भारत में घुसकर पहलगाम में हमारे टूरिस्ट को, निर्दोषों को मार डाला। और उसके बाद भारत ने एक्शंस लिए। पहले कुछ ट्रीटीज को अबोरोगेट किया और उसके बाद पाकिस्तानियों को यहां से निकल जाने को कहा, और उसके बाद एस्केलेशन हुआ, मिलिट्री एस्केलेशन। यानी कि हमने भारत के अंदर रहते हुए, बिना लाइन ऑफ कंट्रोल को या इंटरनेशनल बॉर्डर को ब्रीच करे हुए, हमने यहां से एरियल मिसाइल्स भेजे आर्टिलरी को यूज करके, और वहां पे पाकिस्तान में 9 स्पेसिफिक टारगेट्स, जहां पे हमें कंफर्म्ड रिपोर्ट थी कि वहां पे सिर्फ टेररिस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिस्ट के ट्रेनिंग स्कूल्स, उनके कैंप जैसी चीजें, उनके हेडक्वार्टर जैसी साइट्स थी। बहुत स्पेसिफिक, भारत ने बहुत स्पेसिफिक एक्शन किया, बिल्कुल प्रिसाइज, पिन पॉइंट, जिससे कि कोई सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, जिससे कि कोई मिलिट्री साइट्स को टारगेट ना किया जाए, जिससे कोई रिलीजियस प्लेसेस को, इंस्टीट्यूशंस को कोई खतरा ना हो। भारत ने ऐसा प्रिसाइज टारगेटिंग करी और प्रिसाइज एक्शन लिए। लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया, वही जैसा हमें पता था कि पहला ऑप्शन उसके पास क्या था, जाके यूनाइटेड नेशंस में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में रोना धोना करे। पाकिस्तान ने वैसा ही किया। पाकिस्तान दौड़ के गया और बोला कि देखो देखो, हिंदुस्तान ने तो सिविलियंस को मार दिए। ये उनका प्रोपेगेंडा, ये उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है जो वो हमेशा से करते रहे हैं। और उन्होंने इस तरह की भ्रांतियां फैलाना, कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू कर दिया, और कुछ भारतीय को भी लगा कि जैसे पाकिस्तान सच बोल रहा है। पर मैं आपको बता दूं, ये एक प्रोपेगेंडा होता है। वॉर जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये प्रोपेगेंडा और साइबर वॉरफेयर भी बढ़ता जाएगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बढ़ता ही जाएगा। सो स्टे अलर्ट। ऑलराइट, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस हैवी शेलिंग शुरू कर दी। यहां भी ठीक था। उसके बाद पाकिस्तान ने उसको तुर्की से मिले हुए जो ड्रोन्स हैं, शॉर्ट रेंज ड्रोन्स, ज्यादातर उसमें सर्वेलेंस के ड्रोन्स हैं, और कुछ वॉरहेड कैरी करने की कैपेसिटी रखते हैं, ऐसे ड्रोन्स को उसने यूज किया। और जिस तरीके से हमने जो टारगेट एरिया सेलेक्ट करे थे आतंकवादियों के, पूरा राजस्थान के अपोजिट से लेके और कश्मीर और लद्दाख के अपोजिट तक, उन सारों को उनके पैरेलल ही पाकिस्तान ने हमारे यहां ड्रोन अटैक्स करे। और उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री साइट्स को भी टारगेट बनाया। हालांकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, और हमारी जो इंटीग्रेटेड ग्रिड है, जिससे हम ऑलमोस्ट सभी पाकिस्तानी ड्रोन्स को जो हमारी तरफ आए थे, उनको हमने डिस्ट्रॉय करा। कुछ थोड़ा बहुत ब्रीच कर पाए, लेकिन जो वो उनके टारगेट थे एक्चुअली सेलेक्टेड, वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस बार्गेन में पाकिस्तान की नीयत साफ दिखी, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ हमारे फॉरवर्ड पोस्ट को नहीं, हमारे सिविलियंस को टारगेट करा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी जगह ब्लैकआउट करना पड़ रहा है। पर अगर मैं आपको एक दिन पीछे ले जाऊं या 2 दिन पीछे ले जाऊं, तो आपको याद होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हमें गाइडलाइंस जारी की थी एयर रेड की मॉक ड्रिल करने के लिए। तो जैसे मैं अपने ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में बताने की कोशिश करता हूं कि हमारे आर्म फोर्सेस बिल्कुल पोटेंट हैं, उनमें ताकत है सब कुछ समझने की और करने की, और इसीलिए
हमारे जो आर्म फोर्सेस है, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, टॉप लीडरशिप जिसको बोलते हैं देश की, वो ये चीज भांप चुके थे कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने पहले से हमें यह बताया था कि मॉक ड्रिल्स के लिए तैयार रहें। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं उस समय पे इस धरती पे हूं, उस समय में मैं भारतवर्ष में हूं जब हमारे पास एक बहुत पोटेंट लीडरशिप है। सीडीएस, तीनों आर्म सर्विस के चीफ्स, इन लोगों ने, एनएसए, इन सब ने जो उनका एक्सपीरियंस था उसको इतना बढ़िया यूटिलाइज करा कि हमें लगभग 48 घंटे की हमें वार्निंग मिल गई। युद्ध में कहां वार्निंग मिल पाती है, पर इस तरीके से हमें एक वार्निंग मिली। और ज्यादातर जगह पे जो ऐसे एरियाज थे जो ज्यादा वल्नरेबल थे, वहां पे ये ड्रिल्स ऑलरेडी करवाई भी गई। तो भारत ने बड़ा कैलकुलेटेड काम किया, बहुत प्रिसाइज काम किया। और हम पाकिस्तान की नीयत को जानते थे कि पाकिस्तान सिविलियंस के ऊपर हमला करेगा। हमने तो वहां किसी मस्जिद पे हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारे गुरुद्वारे पे हमला किया। हमने वहां किसी औरत और महिला और बच्चे पे हमने हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारी महिलाओं और बच्चों पे हमला किया। और उसके बाद भी पाकिस्तान जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी पे रो रहा है, भागा भागा फिर रहा है। उनका एक नेता कुछ बोलता है, दूसरा नेता कुछ और बोलता है। एक नेता कहता है कि हमने अमेरिका के लिए आतंकवादी बनाए, दूसरा कहता है साहब हमने तो कभी आतंकवादी बनाए ही नहीं, हमारा कोई लेना देना ही नहीं। तीसरा कहता है कि साहब हम तो आतंकवादियों से लड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, जहां पे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा, जो उन्होंने कहा वही बात अमित शाह जी ने कही जो गृह मंत्री हैं, और वही बात राजनाथ सिंह जी ने कही जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, और यही बात एस जयशंकर जी ने भी कही। और जब बड़ा मजा आया जब ये सेम बात अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी ने कही और शशि थरूर जी ने भी कही। इससे पता चलता है कि ये भी एक बहुत बड़ा लीडरशिप लेसन है हम सबके लिए कि वो हमारे शीर्ष नेता हैं देश के, अलग अलग पार्टीज के, उसके बावजूद जब बात राष्ट्र की आई, जब बात देश की आई, सभी ने एक सुर में बोला, अपने मतभेद पीछे छोड़ के। यही हमें नागरिकों को भी करना है। अगर हमारे बीच में कोई मतभेद है भी ना, अभी उसको पोटली बांध के डालिए ठंडे बस्ते में, और राष्ट्र को एकजुटता की आवश्यकता है। सब मिलके कंधे से कंधा मिला के एक साथ खड़े हो जाओ। पाकिस्तान को ड्रोन भेजने दो, पाकिस्तान को साइबर अटैक भेजने दो, पाकिस्तान को कम्युनल रिफ्ट कोशिश करने दो पैदा करने की। उसको जहां आर्म फोर्सेस और सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी, वहां आप और मैं मिलके, हम अच्छे नागरिक की तरह हम भी उनको इस चीज का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और हमें क्या करना है? सिर्फ एक छोटा सा काम, उनकी बकवास पे विश्वास नहीं करना, और अगर कोई बहुत ज्यादा अपीलिंग लगे पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना। दैट्स इट। और जो हमारा देश में रेगुलर चीजें चल रही हैं, जहां पे गवर्नमेंट के कोई और आदेश नहीं है, वहां पे अपनी चीजों को सुचारू नॉर्मल चलने दें। अभी क्या हुआ कि हमारी नेवी भी इन्वॉल्व हुई। तुर्की ने अपनी एक वॉरशिप भेजी थी पाकिस्तान, जो गवादर पोर्ट के आसपास पाकिस्तान में है। हमने कुछ एक्शंस लिए कराची के आसपास, कराची पोर्ट के आसपास, और पाकिस्तान ने भी और ड्रोन अटैक्स बढ़ाए। हम उनका जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप अगर देखें तो चीजें एस्केलेट हो रही हैं। हमने आईबी और एलसी को ब्रीच नहीं करा था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स के थ्रू किया। और उसके बाद आज पाकिस्तान ने एक चाल और चली, एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को अपने एयर स्पेस में उड़ने की परमिशन दे दी, जिससे कि कहीं धोखे से हम उस फ्लाइट का, उस प्लेन का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अगर सही से ना पढ़ पाए, और इस माहौल में, इस गर्मा गर्मी में हम उनका एक सिविलियन प्लेन शूट डाउन कर दें, तो पाकिस्तान और दौड़ा दौड़ा यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके त्राहिमाम चिल्लाने लगेगा और रोता हुआ कहेगा कि देखो देखो, हिंदुस्तान ने तो हमारे सिविलियंस को मार डाला। पर हिंदुस्तान इतनी जल्दी तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि ये तो हो गई करंट सिचुएशन, पाकिस्तान की फितरत हम समझ गए।
अब तक क्या क्या एस्केलेशंस हुए ये हम समझ गए। अब आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगले 1-2 दिन के अंदर यह फैसला होगा कि यहां से मैटर डिफ्यूज होता है या और एस्केलेट होता है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो उनके ड्रोन्स यूज करे तुर्की से मिले हुए, उसमें ज्यादातर सर्वेलेंस वाले थे। वॉरहेड्स लेके कम आए, बॉम्बिंग्स करने की कोशिश कम करी। जो ज्यादा कोशिश करी पाकिस्तान ने, वो अपनी मीडियम आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी और मोटर्स को यूज करके उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास वहां पे ज्यादा करा। यानी कि तंगधार वाला एरिया, उरी वाला एरिया, उसके बाद सांबा के पास में राजौरी, अखनूर, ये वाला जो एरिया है, इस तरफ को उन्होंने, पुंछ का एरिया, मेंढर, इन इलाकों में ज्यादा वो शेलिंग करी। और खासतौर पे पुंछ, राजौरी, मेंढर वाले एरिया में हमारे सिविलियंस की कैजुअलिटी हुई, क्योंकि उन्होंने हमारे आम नागरिकों के ऊपर शेलिंग करी डायरेक्ट। लेकिन हमारी सेना ने भी उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम सिविलियंस पे, औरतों और बच्चों पे टारगेट नहीं करते। हम ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके फौज की फौज से लड़ाई हो, सिविलियंस को कोई हानि ना पहुंचे। अगर हानि पहुंचती है तो वो एक बाई चांस वाला चीज होगा। इंटेंशनली भारतीय सेना कभी ऐसा नहीं करती। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं, तब मैं आपको यह भी कह दूं कि लेकिन पाकिस्तान की सेना जो भी ऐसी हरकत करेगी, या पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी वो ऐसी हरकत करेंगे, तो उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अब दोस्तों देखना यह है कि पाकिस्तान के पास जो ड्रोन है तुर्की से आए हुए, उनका वो और आगे कैसे इस्तेमाल करता है। क्या वो हमारे और डेप्थ में अटैक करने की कोशिश करता है? क्या वो अपनी आर्मी को लाइन ऑफ कंट्रोल या आईबी को ब्रीच करने की कोशिश करता है? यह समझना बहुत जरूरी होगा। पाकिस्तान की नेवी क्या एक्शन लेती है, यह भी देखना होगा। और यह भी देखना होगा कि अब पाकिस्तान के साथ उसका साथ देने के लिए कौन कौन लोग आते हैं। शुरू में सुना था कि ईरान आ रहा है, लेकिन अभी लग रहा है कि शायद ईरान ना आए, क्योंकि ईरान को शायद ये याद आ गया हो कि जब अमेरिका ने उसका हुक्का पानी बंद किया था, तो उसको रुपए में तेल देने वाले हम थे। उसको रुपए में ट्रांजैक्शंस करने वाले सिर्फ हम थे। तो शायद ईरान ये ना भूला हो तो अच्छा है। और रही बात तुर्की की, तो जब तुर्की में त्राहिमाम त्राहिमाम हुआ था, तो भारत वो पहला देश था और भारतीय सेना वो पहली सेना थी जो यहां से फटाफट तुर्की पहुंचे और तुर्की की मदद में लगी। और वहां के वीडियोस और फोटोज आपको याद होंगे कि किस तरीके से लोग हमारे डॉक्टर्स के हाथ चूम रहे थे, गले लगा रहे थे और कह रहे थे कि तुमको तो अल्लाह ने भेजा है। तो अगर तुर्की ये भूल गया हो, कोई बात नहीं, लोग अक्सर भूल जाया करते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी मेजर पावर्स हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान खुद दुनिया की एक मेजर पावर है, चाहे वो इकोनॉमिक में हो, चाहे वो मिलिट्री पावर्स में हो, हर तरीके से। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। और मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा देश ऐसे होंगे जो इस टाइम पे भारत को नाखुश करना चाहते हैं। बट कीप वॉचिंग, स्टे अलर्ट। अभी चीजें डीएस्केलेट नहीं हुई हैं, अभी ये कॉन्फ्लिक्ट कोई भी रुख ले सकती है। अपनी सरकार पे, अपनी आर्म फोर्सेस पे और अपने ईश्वर पे भरोसा रखें। हम कोई भी हालात हो विजयी होंगे। जय हिंद, जय भारत।